Hello friends, how are you? I'm JP Mittal and today we are starting a new chapter, second chapter of macroeconomics, class 12th, basic concepts of macroeconomics. We will discuss some basic definitions first, then we will go for differences and formulas. Let's start. इस वीडियो को दोनों तरह के स्टूडेंट्स देखते हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, सो आई विल कीप द वीडियो इन बायलैंग्वेज. डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट, ये दो डेफिनेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने में यूज करने वाले हैं. नॉर्मल रेजिडेंट को, नॉर्मल रेजिडेंट जब नेशनल इनकम हम लोग काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, तब हमें ये कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी. तो मैं साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस कर रहा हूँ. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट, इसकी हमें जब एमपी फाइंड आउट कर, हमें नेट फाइंड आउट करना होगा, ग्रॉस से नेट, तब हमें इसकी फॉर्मूले की जरूरत होगी. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, हमें एनआईटी फाइंड आउट करने के लिए आईटी एंड सब्सिडी की जरूरत होगी. एंड जब हमें एमपी टू एफसी जाएंगे नेशनल इनकम में, तो हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी जरूरत होगी. तो ये मैंने जो बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको एक बार पहले डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट जब नेक्स्ट हमारे डिफरेंसेस आएंगे, नेक्स्ट हमारे फॉर्मूलाज डेवलप होंगे, नेक्स्ट हमारे नेशनल के न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने होंगे, हमें डिस्कस करने होंगे, तब हमें इनकी जरूरत होगी. तो इसको हम लोग लेट्स डिस्कस इन डिटेल ईच डेफिनेशन वन बाय वन. सी, फर्स्ट डेफिनेशन इज डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जिसके अंदर पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल, ये तीन है ना, सर्कुलेट फ्रीली, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है. तो हमें कीवर्ड ध्यान में रखना, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. बट डेफिनेशंस के केसेस में जितने भी डेफिनेशंस मैंने यहाँ डिस्कस किए, उनको आप वर्ड फॉर वर्ड लिखेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस ना करें, क्योंकि कई बार हम बच्चे कहते हैं कि अगर हम चेंज कर लें तो क्या सही नहीं, हम अपनी लैंग्वेज में, हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट वो करेक्ट होना चाहिए. तो इसलिए कई बार क्या होता है, हमें बहुत कम पढ़ा होता है तो हमें याद नहीं होते, वर्ड्स चेंज कर देते और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. इसलिए हम लोग डेफिनेशंस को कोशिश करेंगे स्टिक रहे हम लोग. तो इसको याद रखने का तरीका है पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल. तो एनी ज्योग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड करेंगे ये ध्यान रखना. अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स, फ्लोट प्लेटफॉर्म्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट. अब इसको ध्यान से समझना कैसे है. मान लो इंडिया का शिप है और वो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, सिंगापुर और दुबई के बीच में. वो शिप चूंकि इंडिया का है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, ना कि सिंगापुर या दुबई की. इसी तरह अगर एयरक्राफ्ट से बिटवीन द टू कंट्रीज ट्रेवल करता है तो वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, उसका माना जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, जिससे बिलोंग करता है, ना कि जहां सिचुएट होता है या जहां ट्रेवल करता है. तो ये बेसिक स्तंभ रूल है, ये ध्यान रखना हमें. अभी इसी तरह फिशिंग वेसल्स होते हैं, ठीक है. ये बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल गैस रेजेस है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, जो मैरिन होता है, समुद्र होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, डिग करने के लिए, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो, वहां कोई भी व्हीकल्स उसको उतारने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं. तो ये दो तरह का वाटर होता है. एक होता है हमारे अपने कंट्री का, यानी जैसे हमारी कंट्री की बाउंड्री लगी उससे कुछ किलोमीटर तक हमारा अपना वाटर काउंट होता है. उसकी बाद इंटरनेशनल वाटर काउंट होता है, जहाँ किसी दूसरी कंट्री की भी कोई भी बाउंड्री नहीं रहती है, वहां कोई भी अपना प्लेटफॉर्म उतार सकता है. तो हमारे अपनी कंट्री की जहां तक एरिया है समुद्र के अंदर, तो वहां तक के जो भी ये हमारे फिशिंग वेसल्स हैं, नेचुरल गैस रेजेस हैं, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारी कंट्री की टेरिटरी में काउंट होंगे, या उस कंसर्न कंट्री की टेरिटरी में काउंट होंगे जहां तक उसकी बाउंड्री है. एम्बेसीज, अगर इंडिया की एम्बेसी किसी भी कंट्री में सिचुएटेड है
तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी वो इंडिया की टेरिटरी में काउंट होगी। और यदि इंडिया में मान लो दिल्ली के अंदर कनाडा का, यूएसए का, यूके का किसी भी कंट्री की एम्बेसी है तो वो उस कंट्री की एम्बेसी काउंट होगी, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। कॉन्सुलेट्स, कई बच्चों को ये थोड़ा सा लगता है कि कॉन्सुलेट्स क्या होता है। एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स दोनों में एक डिफरेंस होता है, ट्रैवलर के लिए तो सेम रहता है। एम्बेसी होती है जो कोई भी पॉलिटिकल है या दूसरे कंट्री के अंदर जब कोई भी एम्बेसी सिचुएट करते हैं, मान लो इंडिया की एम्बेसी यूएसए के अंदर है तो एम्बेसी के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है एम्बेसडर होता है, वो इंडिया की कोई भी यूएस के साथ जो भी रिलेशनशिप होंगे या पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है दूसरे हैं, तो और इंडियन सिटीजन जो वहां काम कर रहे हैं उनके राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए या जितने भी उनके इश्यूज को देखने के लिए होता है। और जो कॉन्सुलेट्स होता है वो स्मॉल वर्जन होता है एम्बेसीज का जनरली ये, बट ट्रेड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या वीजाज या ट्रेड के लिए कॉन्सुलेट्स होता है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, कई बार दो कंट्रीज की जो मिलिट्रीज होती हैं वो आपस में प्रैक्टिस करती है तो उसके लिए। तो बेसिकली हमने ये ध्यान रखना है ये जितने भी शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स हैं ये उस कंट्री के माने जाते हैं जिससे बिलोंग करते हैं, ना कि उसके जहां सिचुएट होते हैं। दूसरी हमारी डेफिनेशन है नॉर्मल रेजिडेंट, ये हमें नेशनल कम में यूज होने वाले, तो अभी से ध्यान रखना। एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन who resides more than 1 year in any country and his center of economic interest lies with that country। यानी कोई भी एक पर्सन है या इंस्टीट्यूशन 1 साल से ज्यादा किसी भी कंट्री में रहता है और उसके इंटरेस्ट उस कंट्री में है जहां वो रहता है, तो उस कंट्री का वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा, भले ही वो सिटीजन किसी भी कंट्री का हो। सपोज कीजिए कोई इंडियन है और कनाडा में 2 साल से रह रहा है, वो मोर देन 1 ईयर हो गया, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कनाडा में ही है, वो स्टिल सिटीजन ऑफ इंडिया है, बट वो रेजिडेंट क्या है, कनाडा का है। तो इसलिए हम लोग जब भी बाहर से आते हैं तो हम उनको कई बार बोलते हैं एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। वो सिटीजन तो इंडिया के ही हैं अभी भी, बट रेजिडेंट क्या है, उस कंट्री के जिसमें वो मोर देन 1 ईयर रह रहे हैं। तो ये हम नेशनल इनकम जब कॉन्सेप्ट करेंगे तभी यूज होने वाला है, तब मैं आपको इसको कनेक्ट करूंगा, तो आपने याद रखना है एट दैट पॉइंट। अब इसमें रेजिडेंट में कौन कौन से काउंट नहीं होंगे। अगर कोई फॉरेनर ट्रेवलर है, विजिटर इंडिया में आता है 1 साल से कम के लिए, या फोन स्टाफ है, एम्बेसीज में है या ऑफिशियल्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं या आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स होते हैं, वो लेस देन 1 ईयर किसी भी कंट्री में रहते हैं, या एम्प्लॉयज है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो मेंबर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, अगर लेस देन 1 ईयर किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वो उस कंट्री के रेजिडेंट होंगे जिससे बिलोंग करते हैं या इंटरनेशनल एरिया के होंगे, ना कि उस कंट्री के जिसमें वो रहते हैं। या क्रू मेंबर्स होते हैं, फोरेन वेसल्स हैं जैसे, ये कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं, सीजनल वर्कर्स होते हैं। अब अगर हम लोग इंडिया के साथ देखें, नेपाल का बॉर्डर ऐसा है जहां डेली अप एंड डाउन करते हैं वहां लोग। तो अगर कोई नेपाल के बॉर्डर पर रहता है इंडिया और डेली नेपाल में काम करने जा, शाम को वापस लौट रहा है, इसी तरह कोई नेपाली इंडिया में आता है वापस लौट जाता है, या सीजन्स में थोड़े दिनों के लिए आते, लेस देन 1 ईयर के लिए वापस चले जाते हैं, तो या ट्रेवलर जो होते हैं कमर्शियल अलग अलग कंट्रीज में घूमते रहते हैं, तो ये उसी कंट्री के रेजिडेंट होंगे जिससे बिलोंग करते हैं, ना कि जहां वो रहते हैं, क्योंकि वो लेस देन 1 ईयर रह रहे हैं। तो इसलिए हमें इसको पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है जो भी हमारा कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी, उसमें टोटल एडिशन, टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। और डेप्रिशिएशन क्या है, जब ये कैपिटल जो स्टॉक होता है, हमारी जो वैल्यू होती है, फिक्स एसेट है हमारा, अगर उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है, किसकी वजह से, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, या विद द पैसेज ऑफ टाइम की वजह से उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, या एक्सपेक्टेड जो ऑब्सीलेंस होता है। अब कोई भी जब हम लोग मशीन लेते हैं तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू फुल होगी। अगर हम लोग कार भी लेके आते हैं और 10 दिन के बाद उसको कार सेल आउट करेंगे तब भी उसका वैल्यू फुल हो जाती है, या ओवर द ईयर्स में उसकी नॉर्मल वियर एंड टीयर होता रहता है, उसकी टेक्नोलॉजी हो जाती है, पैसेज टाइम के साथ उसका जो क्वालिटी है वो भी डाउन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। अब नेक्स्ट है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है,
ग्रोस के अंदर टोटल एडिशन है और इसके अंदर एक्चुअल एडिशन है, नेट एडिशन या एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट वैल्यू। ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, या ग्रोस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट वैल्यू। तो ये था हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब हमें नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का तो हमें पता चल गया, दिस इज व्हाट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इंडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। अब इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डिटेल हम लोग इसको डायरेक्ट टैक्सेस को इनडायरेक्ट को डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम लोग गवर्नमेंट बजट का चैप्टर करेंगे, बट अभी हमें जितनी जरूरत है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होता है, ये गवर्नमेंट इंपोज करती है जनरली प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अगर सेल करते हैं गुड या सर्विस उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता था, बट इंडिया के अंदर क्या कर दिया अभी, इन सब के लिए एक जीएसटी बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए डायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है उसी पर्सन के ऊपर होता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है उसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आपने हल्दीराम के अंदर खाना खाया, तो आपने जब खाना खाया 1000 रुपीज का और उसके ऊपर वहां 5% का टैक्स लग गया, तो सामने वाला बिल हमें देगा 1050 का, जबकि टैक्स किसके ऊपर लगा था, हल्दीराम ने। बट वो जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स के हैं, तो हल्दीराम किससे चार्ज कर रहा है, हमसे चार्ज कर रहा है, खाने वाले से चार्ज कर रहा है, कस्टमर से चार्ज कर रहा है। तो उसने क्या कहते हैं, इस जो टैक्स का बर्डन था वो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन किसी और पर शिफ्ट किया जा सकता है, और जिसके बर्डन को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है हमारी सब्सिडी। सब्सिडीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट हमें असिस्टेंस देती है। टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट को हम देते हैं, सब्सिडी जो होती है जो गवर्नमेंट हमें देती है, किसको, या तो फर्म को देगी या तो हाउस होल्ड को देगी, यानी इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउस होल्ड। जैसे एलपीजी सिलेंडर इंडिया में मिलता है तो उसमें क्या है, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, या फार्मर्स को इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स या सीड्स जो होते हैं उसके ऊपर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो इसको हम बोलते हैं सब्सिडी जो गवर्नमेंट से हमें मिलती है। तो बेसिकली हमने गवर्नमेंट को सपोज कीजिए टैक्स दिया 10,000 और गवर्नमेंट ने हमें 2000 रुपीज की सब्सिडी दी, तो एक्चुअल में तो हमने गवर्नमेंट को कितना पे किया, 8000। इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, हमारे पास चार फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। तो जो हम लोग फैक्टर्स प्रोडक्शन को जो पेमेंट करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली अमाउंट पेड टू फैक्टर्स प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो नेचुरली इन चार फैक्टर्स की हेल्प लेते हैं, और जब हम इन फैक्टर्स को लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो लेबर को वेजेस, लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, यानी जब भी हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट लेते हैं तो जिस प्राइस के ऊपर हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड। जिस प्राइस के ऊपर, सपोज कीजिए आप पेन ले रहे हो, पेन का प्राइस है 5 रुपीज, तो यानी 5 रुपीज में ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। मान लो इस पेन को बनाने में जो कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 3 रुपीज, तो दैट में बी फैक्टर कॉस्ट, तो ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एनआईटी, यानी एमपी में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूला भी थे और ये हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी थे। अब नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा, सेकंड वीडियो, उसके अंदर हम लोग इस चैप्टर में जितने बेसिक इंपॉर्टेंट हैं उसके हम लोग डिफरेंसेस करने वाले हैं। तो सो प्लीज ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द वीडियो
and like and subscribe the channel, please. And wait for the next video. We will discuss the differences for this chapter and we'll continue the chapter. So guys, please keep on watching the video. Thank you all of you. Thank you. और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी और अभी इसको आप देखते रहेंगे तो आपका जितना भी किसी भी बच्चे ने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तब भी वो बच्चा शुरू से इन वीडियोस को अगर देखता रहेगा और प्रैक्टिस करता रहेगा तो एश्योरली विल गेट 90% score, above 90% in your board exams. Thank you all of you. Thank you.